हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लाइंस और एंगल्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि क्लास 7 से लेकर के 9th और 10th तक के बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये चैप्टर 7 से 9 तक की क्लासेस में आता है मैथमेटिक्स में। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ेंगे इसमें, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू बेसिक ज्योमेट्री। पॉइंट्स कौन कौन से आज हम लोगों को डिस्कस करने हैं, ये दे रखा है पॉइंट्स एंड देयर टाइप्स। पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, उनके क्या टाइप्स हैं। सेकंड है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है। थर्ड वन इज लाइन एंड देयर टाइप्स। फोर्थ द रे। फिफ्थ एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स एंड पेयर ऑफ एंगल्स। और सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे एंगल्स फाउंड बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन। इन सारे पॉइंट्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट है पॉइंट्स एंड देयर टाइप्स। तो सबसे पहले पॉइंट क्या होता है। ज्योमेट्री में सबसे पहले आ जाता है पॉइंट, ठीक है। अब पॉइंट एक डॉट है। पॉइंट सिंपल क्या है, एक डॉट है और इस पॉइंट की कोई थिकनेस नहीं होती, ना ही इसको हम मेजर कर सकते हैं, ना इसकी कोई थिकनेस होती है। पॉइंट को ज्योमेट्री में इंडिकेट करने के लिए हम सिंपल एक डॉट बनाते हैं और उसके नीचे हम कैपिटल में कोई सा भी अल्फाबेट लिख सकते हैं। याद रखिएगा कि पॉइंट की कोई थिकनेस नहीं होती है। पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए हम उसके नीचे कैपिटल लेटर्स में कोई सा भी अल्फाबेट लिख देते हैं। जैसे हमने लिखा है यहां पर पॉइंट ए, आप इस तरह से कोई सा भी पॉइंट लिख सकते हैं। पॉइंट ए, पॉइंट बी, कितने भी पॉइंट्स आप यहां पर बना सकते हैं। अब इसके बाद आ जाता है कि पॉइंट्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ पॉइंट्स कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है इसमें कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं ऐसे पॉइंट्स जो कि एक सीधी लाइन में आते हैं। मतलब कोई से भी पॉइंट्स जो एक सीधी लाइन में आ रहे हैं उनको हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने ये पॉइंट्स बनाए P, Q और R, ये तीनों ही पॉइंट एक सीधी लाइन में आ रहे हैं। ये तीनों पॉइंट सीधी लाइन में आ रहे हैं, इसीलिए इनको हम कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। दूसरा आ जाता है, दूसरे टाइप में आ जाता है इसमें नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो इसके नाम से पता चल रहा है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो एक सीधी लाइन में नहीं आते। जैसे कि कोई ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में बनने वाले जो पॉइंट्स होते हैं M, N और P, ये तीनों पॉइंट आप देख रहे होंगे M, N, P, ये एक सीधी लाइन में नहीं है, एक सीधी लाइन में आने चाहिए, जबकि ये तीनों पॉइंट M, N और P एक सीधी लाइन में नहीं आ रहे, तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जब हम इनको ज्वाइन करेंगे इन तीनों पॉइंट्स को, तो एक सीधी लाइन नहीं बनेगी। इनको अगर मैं ज्वाइन कर रहा हूं तो ये एक सीधी लाइन में नहीं आ रहे, जबकि कोलिनियर पॉइंट्स एक सीधी लाइन में आ रहे हैं, तो ये कोलिनियर पॉइंट्स है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा टॉपिक लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है। जब भी हम कोई दो पॉइंट्स को जोड़ दें, जब भी हम किन्हीं भी दो पॉइंट्स को जोड़ देते हैं, तो उन दोनों को जोड़ने से लाइन सेगमेंट मिलता है। जैसे कि अगर हमने ये दो पॉइंट लिए और इन दोनों पॉइंट्स को हम जोड़ रहे हैं, सो दिस इज अ लाइन सेगमेंट। PQ इज अ लाइन सेगमेंट, ठीक है। और इसको इंडिकेट कैसे किया जाता है, कैसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। PQ
और उसके ऊपर छोटी सी एक लाइन बना देंगे। पी क्यू लेंगे और उसके ऊपर छोटी सी एक लाइन बना देंगे। सो पी क्यू इज अ लाइन सेगमेंट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसमें। जैसे हमने ये 2 पॉइंट लिए और इन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया, हमने इसको नाम दे दिया ए बी। तो इसको कैसे लिखेंगे, ए बी, और इसके ऊपर छोटी सी एक लाइन बना दी। सो ए बी इज आ लाइन सेगमेंट। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। इन सभी पॉइंट्स को आप अपनी नोटबुक में नोट करते रहिएगा, क्योंकि ये सब बेसिक्स हैं। इसके बाद आ जाते हैं, अच्छा इसमें एक पॉइंट और समझ लीजिए कि लाइन सेगमेंट में, लाइन सेगमेंट को हम मेजर कर सकते हैं, है ना। जैसे कि अगर हम 6 सेंटीमीटर की लाइन बनाएं तो उसको हम मेजर कर सकते हैं। 6 सेंटीमीटर की जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे उसमें 2 एंड पॉइंट्स आते हैं, 2 एंड पॉइंट आते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। 2 एंड पॉइंट आते हैं, उनको हम मेजर कर सकते हैं। 6 सेंटीमीटर की लाइन तो हम मेजर कर ही सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो किसी भी लाइन सेगमेंट को हम मेजर कर सकते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूं कि पॉइंट के केस में मैंने आपको बताया था कि पॉइंट की कोई थिकनेस नहीं होती, पॉइंट को हम मेजर नहीं कर सकते, लेकिन लाइन सेगमेंट को हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। कोई सा भी आपको लाइन सेगमेंट दे दिया जाए तो उसको आप मेजर कर सकते हैं। थर्ड टॉपिक आ जाता है लाइन का, कि लाइन क्या है। तो जब भी हम कोई लाइन सेगमेंट बना रहे हैं और उस लाइन सेगमेंट को हम दोनों ही तरफ से, मतलब दोनों एंड पॉइंट से हम इंडेफिनेटली मूव करा दें। ये सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूं कि सबसे पहले हमने एक लाइन सेगमेंट बनाया और उसके दोनों तरफ, दोनों एंड पॉइंट्स पर हमने एरो बना दिए। कैसे, देखिए, हमने ये एक लाइन सेगमेंट बनाया और इस लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट पर हमने एरो बना दिए। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ द लाइन। ये लाइन का डायग्राम है, ठीक है। दोनों में ही अंतर है। लाइन सेगमेंट में दोनों एंड पॉइंट होते हैं, किसी भी लाइन सेगमेंट के अंदर 2 एंड पॉइंट होते हैं। जैसे कि यहां पर एंड पॉइंट ए और बी दिख रहा है, यहां पर पी और क्यू दिख रहा है, लेकिन लाइन में कभी भी कोई एंड पॉइंट दिखता नहीं है, लेकिन उसको हम इंडिकेट कर सकते हैं। किसी भी लाइन को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो उसमें हमें 2 कैपिटल लेटर्स एंड में लिखने पड़ेंगे। जैसे यहां पर हमने लिख दिया ए बी, क्योंकि हमें लाइन को इंडिकेट करना है, हमें रिप्रेजेंट करना है लाइन को, तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 2 लेटर्स का इस्तेमाल करना पड़ा, ए और बी का। और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, ए बी लिखते हैं और ए बी के ऊपर छोटी सी एक लाइन बना देंगे। ए बी इज अ लाइन, ठीक है। ये जो ए बी है, ए बी इज अ लाइन, ये डायग्राम है। और किसी भी लाइन को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो ए बी लिखिए और उसके ऊपर छोटी सी एक लाइन बना दीजिए। मैं इसमें बता रहा हूं आपको कि लाइन और लाइन सेगमेंट में फर्क है। लाइन को हम कभी भी मेजर नहीं कर सकते, लाइन को हम कभी भी मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि लाइन के दोनों तरफ मैंने एरो दिखा रखे हैं और दोनों एरोज का मतलब है कि लाइन इनडेफिनेट डायरेक्शन में मूव हो रही है। मतलब लाइन की कोई लेंथ नहीं होती, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, लाइन की कोई लेंथ नहीं होती, जबकि लाइन सेगमेंट की अपनी एक पर्टिकुलर लेंथ होती है। लाइन सेगमेंट को हम मेजर कर सकते हैं, जबकि लाइन को हम मेजर नहीं कर सकते, याद रखिएगा। दूसरा जाता है लाइन के कौन कौन से टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ लाइंस। तो सबसे पहले आ जाता है इसमें पैरेलल लाइंस। लाइंस के टाइप समझ रहे हैं। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, जब दो लाइंस और उनके बीच का गैप, जब 2 लाइंस हमने ड्रॉ करी और उनके बीच का गैप
एकदम सेम है तो उन लाइंस को हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। द लाइंस दैट हैव द सेम डिस्टेंस बिटवीन देम, देन दीज लाइंस आर कॉल्ड द पैरेलल लाइंस। एक बार मैं इसका डायग्राम बना रहा हूं, देखो। ये एक लाइन मैंने ड्रॉ करी और इसको मैंने इंडिकेट कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया यहां पर ए बी। वहीं दूसरी तरफ मैंने एक और लाइन ड्रॉ करी सी डी। ये दो लाइंस मैंने ड्रॉ करी हैं ए बी और सी डी। इन दोनों लाइंस को अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों लाइंस के बीच का जो गैप है, इन दोनों ही लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस एक बराबर है ना। हो सकता है कि इनके बीच का जो अभी डिस्टेंस यहां पर है, ये जो डिस्टेंस हम देख रहे हैं, सपोज कर लीजिए कि वो डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है। तो यहां पर अगर मेजर करेंगे तो ये भी 2 सेंटीमीटर आएगा और सबसे एंड में मेजर करेंगे तो ये भी 2 सेंटीमीटर आएगा। तो इन लाइंस को हम बोल देते हैं पैरेलल लाइंस। तो जब दो लाइंस के बीच में गैप एकदम सेम हो या डिस्टेंस जब सेम होता है तो उनको हम पैरेलल लाइंस बोल देते हैं। और पैरेलल लाइंस को इंडिकेट करने का जो तरीका है वो है कि आपने सबसे पहले ए बी लिखा, क्योंकि ये ए बी लाइन है, और दूसरा सी डी लाइन है। इन दोनों लाइंस के बीच में आपने ये दो लाइंस ड्रॉ कर दी, दो आपने वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर दी। ये 11 नहीं है, ये 11 नहीं है, ये पैरेलल लाइंस का सिंबल है। ये सिंबल हमें क्या बताता है कि ए बी और सी डी लाइन दोनों पैरेलल है। ये दोनों लाइंस पैरेलल है। इसमें दूसरा टाइप समझ लेते हैं। टाइप्स ऑफ लाइंस में दूसरा टाइप आ जाता है इसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब ये इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है तो लाइंस ही। लाइंस को हमने सीखा था अभी थोड़ी देर पहले कि लाइंस को जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो उनके दोनों एंड पॉइंट पर एरो बना देते हैं। तो इसी तरह से हम इंटरसेक्टिंग लाइंस में भी दोनों तरफ हम एरो ही बनाएंगे। याद रखिएगा कि लाइंस के दोनों एंड पॉइंट पर एरो बनाए जाते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब है ऐसी दो लाइन जो कट रही हैं, जो आपस में कट रही हैं, ठीक है, किसी भी एक पॉइंट पर मीट करती हैं, तो उन लाइंस को हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कह देते हैं। जैसे कि हमने ये दो लाइंस बनाई, इसमें ये जो दोनों लाइंस हैं, सपोज दिस इज ए बी एंड दिस इज सी डी। ये दो लाइंस कट रही हैं और ये दोनों कटने के बाद एक पॉइंट पे मीट करती हैं। दोनों एक पॉइंट पर मीट कर रही हैं। सपोज हमने इसका नाम दे दिया ओ, इस वाले पॉइंट का हमने नाम दे दिया ओ। तो ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं और जो ओ पॉइंट हमने इंडिकेट किया, दैट पॉइंट ओ इज कॉल्ड द इंटरसेक्शन पॉइंट। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन का मतलब ही होता है कट जाना, ठीक है। तो जहां पे दो लाइंस कट रही हैं तो उसी को ही हम इंटरसेक्टिंग लाइंस बोल देते हैं और उस पॉइंट को हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोल देते हैं। थर्ड टाइप आ जाता है सी, कॉनकरेंट लाइंस। कॉनकरेंट लाइंस क्या होती हैं? कॉनकरेंट लाइंस होती हैं जब बहुत सारी लाइंस एक ही पॉइंट पर आकर के मीट करती हैं या एक ही पॉइंट से कटती हुई निकलती हैं, तो उन लाइंस को कॉनकरेंट लाइंस बोलते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूं, जब बहुत सारी लाइंस एक ही पॉइंट से पास होती हुई आती हैं तो उन लाइंस को हम कॉनकरेंट लाइंस बोल देते हैं। जैसे कि एक लाइन हमने बनाई,
देख रहे हैं ये लाइन बनाई है और दोनों तरफ एरो है इसमें, ठीक है। इसके बाद एक और लाइन बना रहा हूं, ये भी एक लाइन है जो कि उसी पॉइंट से, मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाई है। अब इसके बाद हम और लाइंस बना रहे हैं जो कि उसी इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होती हुई जा रही हैं। एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट से होती हुई ये जो बहुत सारी लाइंस जाती हैं, इन सभी लाइंस को हम क्या कह देते हैं, इन सभी लाइंस को हम क्या बोलेंगे, कॉन्करेंट लाइंस। और इसमें जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। याद रखिएगा इसको क्या बोलेंगे, जिन पे एक ही, मतलब एक पॉइंट पे आके मिलती है ना सारी की सारी लाइंस, तो इस पॉइंट को हम बोल देते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। अब इसके बाद बहुत सारे टाइप्स हैं इसमें, सभी को आप अपनी कॉपी में नोट करते रहिएगा। हॉरिजॉन्टल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, ऐसी लाइन जो एकदम एक तरह से लेटी हुई जो लाइन होती है, जिस डायरेक्शन में बना रहा हूं उस लाइन को अगर ऐसे बनती है तो उसको हम बोल देते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ये है इसका डायग्राम, ठीक है। मतलब ये बोर्ड है ना, बोर्ड की जो नीचे वाली एज है उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम बोल देंगे हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसके बाद वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन का मतलब जो लाइन एक तरह से सीधी खड़ी हुई है ना। एक तो लेटी हुई लाइन होती है, लेटी हुई लाइन को बोल देते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो सीधी खड़ी हुई होती है उसको हम बोल देते हैं वर्टिकल लाइन। जो सीधी खड़ी हुई होती है उसको वर्टिकल लाइन बोल देते हैं। जैसे कि अगर हम इस बोर्ड को देखें तो इस बोर्ड में ये वाली जो एज है ये वर्टिकल एज कहलाएगी, ठीक है। ये वर्टिकल एज है। और बोर्ड में ये वाला जो टॉप जो देख रहे हैं इसको बोल देंगे हम हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल एज, ठीक है। और साथ साथ इसी बोर्ड पे ही हम समझ लेते हैं पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। तो मैंने आपको बताया था कि पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जिनके बीच का गैप एकदम सेम होता है, जिनके बीच का डिस्टेंस एकदम सेम होता है, उसको हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। तो बोर्ड पे समझ लेते हैं कि ये जो दोनों एज है, ये जो दोनों एज आ रही है, ये नीचे वाली और ये ऊपर वाली, ये दोनों ही एज हमारी पैरेलल लाइंस क्रिएट कर रही हैं। साथ साथ ये जो दोनों एज है ये भी हमारी पैरेलल लाइंस बना रही हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच का गैप एकदम सेम है और इनके बीच का भी गैप एकदम सेम आ रहा है। जब गैप सेम है यहाँ पे और यहाँ पर, तो उनको हम बोल देंगे पैरेलल लाइंस। समझ में आ रहा होगा। वर्टिकल लाइन का आप बना लीजिए। वर्टिकल लाइन कुछ इस तरह की होती है, सीधी खड़ी हुई लाइन। नेक्स्ट आ जाता है परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होती हैं? जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जब दोनों मीट कर जाएं तो वो फॉर्म करती हैं परपेंडिकुलर लाइंस। जब हॉरिजॉन्टल और कोई वर्टिकल लाइन इस तरह से मीट कर रही है तो इनको हम बोल देते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, ऐसे भी आप बना सकते हैं कि इसको आप नीचे एक्सटेंड कर दीजिए। यहां पर जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री, एंड दिस इज द साइन ऑफ 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये जो छोटा सा बॉक्स हमने दिखाया है, इस बॉक्स का मतलब है 90 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद अगर हमें नोटबुक में लिखना हो कि परपेंडिकुलर लाइंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे हम लिख के समझाएंगे कि परपेंडिकुलर लाइंस कैसी होती हैं,
तो जैसे अगर हमने नाम दे दिया कि ये है CD और ये हमने लिख दिया AB, तो दोनों परपेंडिकुलर है। नोटबुक में कैसे लिखा जाएगा कि AB लाइन जो है वो सीधी खड़ी है, परपेंडिकुलर है किस पर, CD पर। तो आप क्या बोलेंगे, AB इज परपेंडिकुलर ऑन CD। AB जो कि सीधी खड़ी है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू CD। ये जो उल्टा T आप देख रहे हो, ये जो उल्टा T है ये 90 डिग्री का साइन है। ये यूं कह लो कि ये परपेंडिकुलर का साइन है। ये जो उल्टा T आप देख रहे हो ना यहाँ पर, ये उल्टा T किसका है, परपेंडिकुलर का साइन है। और परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। ये हमें बता रहा है साइन, ये साइन हमको इंडिकेट करता है कि AB और CD दोनों लाइंस के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अब हम लोग समझ लेते हैं रे के बारे में। तो रे क्या होता है, रे का मतलब हिंदी में किरण होता है। हम सब जानते हैं सूरज से किरणें निकलती हैं। तो सूरज से जब किरणें निकलती हैं तो एक पॉइंट सोर्स होता है। मैं डायग्राम बना के दिखाता हूं कि जैसे ये सन है और सन से बहुत सारी रेज इस तरह से निकलती हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से हमारा रे का भी डायग्राम हो जाएगा। यहाँ पे जो सन है, सन से निकलने वाली बहुत सारी रेज है, बहुत सारी रेज इसमें से निकल रही है ना। तो रे को हम कैसे दिखाएंगे कि रे में एक एंड पॉइंट होगा और एक लाइन सीधी जाएगी और यहां से हम रे बना देंगे। यहां पर इस रे में एक एंड पॉइंट है, ठीक है, और जो दूसरा एंड पॉइंट है वो इनडेफिनेट डायरेक्शन में आगे मूव हो रहा है। एक फिक्स पॉइंट है इसमें, एक एंड पॉइंट है या फिक्स पॉइंट है, और दूसरा एंड इनडेफिनेट डायरेक्शन में आगे जा रहा है। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ रे। ये रे का डायग्राम है। और रे को कैसे इंडिकेट करते हैं, जैसे आपने इसमें लिख दिया A और इधर आपने मार्क कर दिया B, तो लिखा कैसे जाएगा इसको, AB और उसके ऊपर एक छोटी सी रे बना दीजिए। हमने AB लिखा कैपिटल में और उसके ऊपर हमने रे बना दी। एक बात और बता दूं कि हम रे को मेजर नहीं कर सकते। हम लोग समझ लेते हैं, हम रेज को मेजर नहीं कर सकते। क्यों? नेक्स्ट टॉपिक, रेज तो इनडेफिनेट डायरेक्शन में जा रही हैं, वो कितनी आगे जा रही है हमें क्या पता। एक पॉइंट से तो निकल रही है लेकिन वो कितना आगे मूव कर रही है हमको नहीं पता, उसको हम मेजर नहीं कर सकते। सो वी कैन नॉट मेजर अ रे। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज एंगल। एंगल क्या होता है, जब दो रेज एक ही पॉइंट पर मिलती हैं तो वो उनके बीच का जो गैप होता है, उनके बीच में जो एक तरह का जो गैप है, उस गैप को ही हम कह देते हैं एंगल। कैसे, एक रे हमने बनाई इस तरह से और एक रे हमने बनाई कुछ इस तरह से। दोनों ही रेज का एक एंड पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट है ना। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये दोनों रेज हमने एक ही पॉइंट पर ज्वाइन कर रखी है। अच्छा, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोल देते हैं, वर्टेक्स बोल देते हैं। अब जब दोनों की दोनों रेज एक ही पॉइंट पर या एक वर्टेक्स पर आकर के मिलती हैं तो वो एक एंगल फॉर्म करती हैं। एंगल क्या होता है, एंगल का मतलब है दो रेज के बीच में कितना गैप है। सिंपल भाषा में कहूं तो जितना गैप होता है उसी को ही हम एंगल बोल देते हैं। ठीक है, ये इस तरह से गैप, ठीक है। और किसी भी एंगल के जो गैप होता है उस गैप को हम किस में मेजर करते हैं, इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज। जैसे अगर हो सकता है कि इसके बीच में 40 डिग्री का एंगल हो, तो हमने डिग्री लगाया ना, इसमें 40 डिग्रीज लगाया है। ये जो हम सिंबल जो बना रहे हैं यहाँ पे डिग्री है।
डिग्री में हम इसको मेजर करते हैं। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब इसमें आ जाते हैं कि किसी भी एंगल को आखिर हम कैसे इंडिकेट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो समझ लेते हैं। तो होता क्या है कि जब भी हम कोई एंगल बनाते हैं तो उसमें हम यहां पे हमने लिख दिया सपोज C, और यहां पे लिख दिया हमने B, और यहां पे लिख दिया हमने A। ये हमने मार्क कर दिया। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, तो इस एंगल को अगर हम लिखेंगे यहां पर, मतलब इस एंगल को अगर हमें लिखना है तो हम उसको एंगल बी लिख सकते हैं, एंगल बी लिख सकते हैं। अच्छा, एंगल बी भी लिख सकते हैं इसमें। और बड़ी क्लासेस में जैसे 9-10 की क्लासेस में जो एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, कोई जरूरी नहीं है कि उसको आप एंगल बी लिखेंगे। जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आपने 1 लिख दिया, तो ये एंगल 1 भी एंगल बी को ही रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर एंगल 1 एंगल बी को ही रिप्रेजेंट करता है, याद रखिएगा। आप इसको एंगल 1 भी लिख सकते हो। इसको एक और लिखने का तरीका है, एंगल बी को लिखने का तीसरा तरीका बता रहा हूं मैं। तीसरा तरीका क्या है कि हम एंगल बी को लिखने का तरीका क्या है कि जो वर्टेक्स पॉइंट है, ये वर्टेक्स पॉइंट आपका जो है वो बीच में आना चाहिए, है ना। हम 3 लेटर्स की फॉर्म में लिखेंगे। हम एंगल बी को लिखने का तरीका 3 लेटर्स की फॉर्म में भी है, और उसमें सेंटर में बी आना चाहिए। कैसे लिखेंगे, CBA, एंगल का साइन बनाया, CBA लिख दिया, है ना। यहां पर आप याद रखिएगा बी जो है वो सेंटर में आना चाहिए, बी यहां पर सेंटर में आना चाहिए, तभी वो एंगल बी इंडिकेट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, CBA भी लिख सकते हो आप इसको, या फिर ABC भी लिख सकते हो, ABC। समझ आया। देखो यहां पर भी बी सेंटर में आ रहा है, और ABC जब मैंने लिखा तो उसमें भी बी सेंटर में ही आ रहा है। मैं एक बार और समझा देता हूं, एक और एग्जांपल लेकर के, इसको देखिए आप। अगर सपोज अगर हमने एक एंगल बनाया है यहां पर, और यहां पर लिख दिया मैंने P, Q और R, तो इसको कैसे लिखा जाएगा एंगल को, एंगल PQR। मतलब ये जो वर्टेक्स पॉइंट है, ये वर्टेक्स पॉइंट हमारा मिडिल में आना चाहिए, सेंटर में, मिडिल में आ गया ये, है ना। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल RQP। यहां पर भी Q सेंटर में ही आ रहा है, देख रहे हो। यहां पर भी एंगल, यहां पर भी Q सेंटर में आ रहा है। मतलब वर्टेक्स जो है, जब भी आप एंगल को लिखेंगे तो वर्टेक्स आपका सेंटर में आना चाहिए। जब भी हम एंगल को लिखते हैं तो जो वर्टेक्स वाला पॉइंट है उसको हम सेंटर में लिखते हैं, ठीक है। आप इसको और अलग तरीके से भी लिख सकते हो, जैसे आपने यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिखा है ना, आप यहाँ पे 2 भी लिख सकते हो। तो एंगल 2, एंगल क्यू भी है, इसको आप एंगल 2 भी बोल सकते हो, PQR या RQP, कुछ भी बोल लो, है ना। एंगल Q बोलो, एंगल 2 बोलो, एंगल PQR बोलो, या फिर एंगल RQP बोलो, इन सब का एक ही मतलब है ना। ये वाला एंगल रिप्रेजेंट हो रहा है। चलिए अब इसके बाद समझ लेते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसी से रिलेटेड पढ़ा रहा हूं मैं, इसी एंगल को लिखने का तरीका समझा रहा हूं, ठीक है, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो। इसको नोट कर लीजिए, मैं रब कर रहा हूं इसको अब, ठीक है। अगर मान लो एक लाइन दे रखी है इस तरह से, और यहां पर एक रे बन जाए और यहां पर भी एक रे बन जाए, ठीक है, और इसमें नाम दे रखा है PQRS,
और ये जो पॉइंट है दिस पॉइंट इज ओ। अब इसमें अगर हम कोई एंगल अगर इंडिकेट करना चाहें, जैसे अगर मान लो यहाँ पर मैंने नाम लिख दिए कुछ, तो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो अब मुझे लिखना है कि एंगल 1 को मैं और किस तरीके से लिख सकता हूं, एंगल 1 को हम कैसे लिख सकते हैं। तो एंगल 1 को हम लिख सकते हैं POQ, एंगल POQ। जरा गौर से देखिएगा कि एंगल 1 को मैंने POQ लिखा है ना। P लिखा, उसके बाद O लिखा, O सेंटर में है, O सेंटर में रखा जाएगा, और फिर R लिखा। मुझे एंगल 1 को दिखाना है, एंगल 1 को दिखाना है मुझे। तो एंगल 1 जो है वो 2 रेज में बन रहा है ना, 2 रेज में ऐसे करके जा रहा है, देख रहे हो, ये जा रहा है एंगल 1 जिस पर मैं अपनी उंगली चला रहा हूं, ये है। इसी तरह से एंगल 2 को अगर लिखना है, एंगल 2 को कैसे लिखेंगे। एंगल 2 में रे कुछ ऐसी जा रही है, 2 रे ऐसे बन रही हैं, ये है ना। तो इसको लिखने का तरीका क्या है एंगल 2 को। एंगल 2 में यहां पर देखो, ये जो एंगल 2 है यहां पर वर्टेक्स पॉइंट क्या है, वर्टेक्स पॉइंट O है। एंगल 2 में वर्टेक्स पॉइंट क्या आ रहा है, O आ रहा है। तो आप कैसे लिखोगे, एंगल QOR, QOR, क्योंकि ये एंगल हम बना रहे हैं, ये वाला एंगल बन रहा है QOR। इसी तरह से एंगल 3 क्या हो जाएगा, एंगल 3 में आप देखो ये बन रहा है, ये वाला एंगल है एंगल 3, है ना, जिसमें मैंने 3 लाइनें मार्क करी हैं, वो है एंगल 3। तो एंगल 3 को कैसे लिखोगे, ROS, ROS आएगा, क्योंकि O पॉइंट जो वर्टेक्स में है, O पॉइंट वर्टेक्स में आ रहा है, सेंटर में आ रहा है यहां पर, ROS। अगर मैं इसको रब कर दूं पिक्चर को, अगर मैं ऐसे करके इसको रब करूं, देखो जरा, तो ROS आ रहा नहीं आ रहा है बीच में, O पॉइंट बीच में आ रहा है, तो क्या लिखूंगा, एंगल ROS। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, इससे थोड़ा क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो जो टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं, जो टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं वो हम छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। एक्यूट एंगल, 0 डिग्री एंगल, कंप्लीट एंगल, रिफ्लेक्स, ये सब आपने पढ़ रखा होगा, रिफ्लेक्स एंगल, है ना। तो ये जो एंगल्स जो हम 5th 6th क्लास में पढ़ते थे, ये सब थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्रीज, है ना, कि डिग्री कितना है, डिग्री के बेसिस पे हम लोग एंगल्स को कैटेगराइज कर रहे थे। तो उसका भी एक पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पर। हालांकि मैं वो ये बताऊंगा नहीं, ये मैं बताऊंगा नहीं डिटेल में, क्योंकि ये सब आपको पता होगा, बस मैं नेम लिख देता हूं। और उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक है वो है पेयर्स ऑफ एंगल्स का, ठीक है। तो एक आ जाता है इसमें ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज, और दूसरा आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पेयर्स। एक तो हम लोग समझेंगे डिग्रीज के बेसिस पे, और दूसरा हम लोग समझेंगे पेयर्स के बेसिस पे। तो डिग्रीज के बेसिस पे सबसे पहला एंगल आ जाता है 0 डिग्री, 0 एंगल। 0 एंगल कैसा होता है, जिसमें एंगल 0 है, मतलब कोई 2 रे हमने ली और दोनों रे में कोई मूवमेंट नहीं हुआ, है ना। जैसे अगर मैं ये 2 मार्कर रखूं, 2 मार्कर मैंने लिया और इन दोनों को अभी मैंने सिर्फ ये ओवरलैप ही कर रहे हैं, है ना, ये दोनों एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब ये अभी तक इनमें कोई भी एक तरह से मूवमेंट नहीं हुआ है, कोई गैप फॉर्म ही नहीं हुआ,
इनके बीच में कोई भी गैप फॉर्म नहीं हुआ है, तो ये जीरो एंगल है ना। और जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा एक रे को उठा दूंगा ऐसे करके, तो एंगल बनना शुरू हो जाएगा। ये कैसा है? एक्यूट एंगल है ना। ये एक्यूट एंगल है, ये एक्यूट एंगल का साइन है, और ये राइट एंगल का साइन है ना। मैं एक बार लिख देता हूं बोर्ड पर, फिर आप देखो। जीरो एंगल का जो बन रहा था वो दोनों की दोनों एक जैसी होती हैं, ठीक है, मतलब दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप करती हैं। सेकंड आ जाता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कितना होता है? बिटवीन 0 to 90, बिटवीन 0 to 90। और इसका शेप कैसा होता है? कुछ इस टाइप का। थर्ड आ जाता है राइट एंगल। राइट एंगल का मेजर कितना होता है? राइट एंगल का मेजर होता है 90 डिग्रीज का, है ना। और इसका रेज कैसा बनेगा? एंगल कैसी बनेगी इसकी? कुछ इस तरह की, है ना। जैसे अगर हमने ये दो रे ली, ये दोनों रेज अभी कैसी हैं? एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं, ओवरलैप कर रही हैं, तो ये अभी कोई एंगल फॉर्म ही नहीं कर रहा, क्योंकि इनके बीच का कोई गैप ही नहीं है। कोई गैप थोड़ा है इसमें, तो अभी 0 डिग्री का है। लेकिन जैसे ये घूम गया तो ये एक्यूट एंगल बन गया, और फिर और घूम गया तो ये बन गया 90 डिग्री। ये दोनों कैसे हो गए? 90 डिग्री हो गए। इसके बाद मैं इसको और टर्न करूंगा और घुमाऊंगा दूसरी वाली रे को, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएगा। ऑब्ट्यूज के बाद ये और इस घुमाऊंगा, और ये स्ट्रेट अगर हो गया, अगर ये इस तरह से स्ट्रेट हो गया तो ये स्ट्रेट एंगल बनेगा। मतलब दोनों एंगल्स के बीच में स्ट्रेट एंगल है, 180 डिग्री बनेगा, है ना। दोनों एंगल्स के बीच में 180 डिग्री का एंगल होगा। अच्छा समझ गए? ये राइट एंगल है, राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। फोर्थ मैंने क्या बताया? ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल कितना होता है? बिटवीन 90 to 180। और इसका सिंबल कैसा बनता है? इस तरह से, है ना। दो रेज ऐसी तो बनती हैं, ये ऑब्ट्यूज एंगल का साइन है। जब दो रेज ऐसे करके घूम रही हैं, है ना, ये ऐसे करके घूमी, राइट एंगल बना, फिर उसके बाद ये ऑब्ट्यूज बन गया, ये हो गया। ये ऑब्ट्यूज एंगल का साइन है, जैसा बोर्ड पे दिख रहा है आपको। उसके बाद ये एकदम सीधा हो गया तो ये स्ट्रेट हो गया, स्ट्रेट एंगल बनाएगा ये। इसका साइन आप बना लेना, ठीक है। 180 डिग्री होता है स्ट्रेट एंगल, 180 डिग्रीज का होता है। और उसके बाद ये और घूमेगा तो रिफ्लेक्स हो जाएगा इस तरह से। ये ऐसे करके अगर घूम जाएगा तो क्या बनेगा? रिफ्लेक्स एंगल। पहले स्ट्रेट था और ये और घूम गया, तो इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल। ये रिफ्लेक्स एंगल बनेगा, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूं। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है इसमें स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का वैल्यू क्या होता है? 180 डिग्रीज। और इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ये एकदम सीधा है, ये 180 डिग्री है। ये जो साइन जो मैं दिखा रहा हूं ना, ये जो एक सेमी सर्कल आप देख रहे हो, ये सेमी सर्कल 180 डिग्रीज का होता है, ठीक है। इसके बाद 6 आ जाता है रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? जब दोनों रेज के बीच में गैप जो है वो, और मतलब ये वाली जो रेज होती है और घूम गई, है ना। जब एक रे घूम रही है, ये वाली रे और नीचे को घूम गई, तो ये रिफ्लेक्स एंगल बन गया। और रिफ्लेक्स एंगल कितने डिग्रीज का होता है? बिटवीन 180 to 360 डिग्री। और सेवेंथ एंगल हमारा जाता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल को कैसे दिखाओगे? जैसे एक रे है और दूसरी रे उसके ऊपर आ गई,
और इसको इस तरह से शो कर दो। मैं दोबारा समझा रहा हूं, देखो एक बार। अभी तक हम लोगों ने क्या समझा था, ये स्ट्रेट है, जब ये घूमा तो ये रिफ्लेक्स हो गया, और जब ये वाली रे और घूम करके आ रही है ना, जैसे ये ऐसे करके घूम रही थी ना, जब ये ऐसे करके पूरी घूम गई और ओवरलैप कर गई, है ना, पूरा घूम गई, जब ये पूरी की पूरी घूम गई है, एक रे जो है वो पूरी ऐसे करके रोटेट हुई और पूरी घूम गई, तो उसको क्या बोल देंगे, कंप्लीट एंगल। और कंप्लीट एंगल का सिंबल ये होता है, सर्कल सा बना देते हैं, तो ये 360 डिग्री शो करेगा। मैं दोबारा बता रहा हूं, एक बार दोबारा देखो। जैसे हमने ये लिया, सबसे पहले ये जीरो एंगल है, उसके बाद ये एक्यूट एंगल, ये राइट एंगल, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ये ऑब्ट्यूज एंगल का सिंबल है, ठीक है, इस तरह से होता है। फिर उसके बाद ये और घूमा तो ये स्ट्रेट हो गया, देख रहे हो ना रेड मार्कर और ब्लैक मार्कर, कि एक रे घूम रही है ना, ये स्ट्रेट बन गया। उसके बाद ये और झुक गया तो ये रिफ्लेक्स एंगल फॉर्म होगा, और जब ये पूरा का पूरा घूम जाएगा, जब ये पूरा का पूरा ऐसे घूम जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, कंप्लीट एंगल। ये पूरी ऐसे घूम करके इस पे आ गई। अब इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं पेयर्स ऑफ एंगल कौन कौन से होते हैं। अभी पहले आप इसको नोट करो। अब जो पेयर ऑफ एंगल इसमें आ रहे हैं, तो पेयर ऑफ एंगल अब समझ लेते हैं। तो सबसे पहला टाइप है पेयर ऑफ एंगल का, एडजेसेंट एंगल्स। क्या टाइप है, एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स का मतलब होता है साथ वाले एंगल्स, है ना, हिंदी में इसको साथ वाले समझ के चलो, ये एकदम ऐसे समझ के चलो जैसे पड़ोसी एंगल्स होते हैं ना, पड़ोस पड़ोस के एंगल, जिनकी पड़ोसियों की दीवारें एक जैसे मिली हुई होती हैं, तो उनको हम एडजेसेंट बोलते हैं। जैसे आपका कोई पड़ोसी होगा, एक दीवार चिपकी हुई होगी आपके घर की और दूसरे के दीवार की, है ना, दूसरे के घर की दीवार दोनों एक साथ मिली हुई होंगी, तो आप कहोगे कि आप और आपके पड़ोसी एडजेसेंट हैं। बिल्कुल वैसे ही अगर दो एंगल्स अगर एक साथ जुड़े हुए हैं तो उनको हम एडजेसेंट एंगल्स बोलेंगे, है ना। पेयर ऑफ एंगल बोल रहे हैं, ये पेयर ऑफ एंगल के टाइप बता रहा हूं। तो पेयर का मतलब क्या है, पेयर का मतलब जोड़ा होता है, और जोड़े में कौन कौन से एडजेसेंट एंगल आ जाते हैं। तो एडजेसेंट एंगल क्या है, जैसे आपने एक एंगल तो ये बना दिया और उसके साथ में एक एंगल और खड़ा कर दिया आपने, तो दो एंगल बन गए ना। एक तो ये मान के चलो कि ये एंगल 1 है, और ये दूसरा बना दिया आपने 2। दोनों के दोनों एंगल कैसे हैं, एकदम एक साथ लगे हुए हैं, एक ही, दोनों में एक आर्म कॉमन है, एक रे उनमें कॉमन है। कौन सी रे कॉमन है, ये बीच वाली रे क्या है, कॉमन है ना। दोनों एंगल्स में जो, अगर मैं इसका नाम लिख दूं ओ ए बी और सी, तो ओ बी रे जो है वो कॉमन है ना। और दोनों एंगल ओ ए बी और एंगल ओ बी ओ सी, है ना, बी ओ सी एंगल और ए ओ बी, ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे, है ना। आप इसको कैसे लिखोगे, आप लिखोगे एंगल ए ओ बी इज एडजेसेंट टू एंगल बी ओ सी। ये वाला एंगल इसके एंगल के एडजेसेंट है। 1 और 2 भी आप ऐसे भी कह सकते हो कि 1 और 2 एडजेसेंट है, या 2 और 1 दोनों एडजेसेंट है। इसके बाद सेकंड आ जाता है लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल्स क्या होते हैं, लीनियर का मतलब होता है सीधी लाइन, एक सीधी लाइन को ही हम लीनियर बोल देते हैं। मतलब ऐसे एंगल्स,
मतलब जब जो दो एंगल्स जोड़ रहे हैं वो एक तरह से एक सीधी लाइन, उनमें एक आर्म जो होगी वो ऑपोजिट रे बन जाएगी, ऑपोजिट रे बन जाएगी, तो उसको हम क्या देते हैं, लीनियर पेयर एंगल। मैं डायग्राम बना के दिखा रहा हूं, आप देखो एक बार। जैसे एक एंगल तो हमने ये बनाया और साथ में दूसरा एंगल हमने और जोड़ दिया, जैसे एक रे ये है और एक रे और जोड़ दी, तो दो एंगल बन गए। यहाँ पे दो एंगल बन गए, एक तो एंगल बन गया ये एक्स वाला और ये बन गया एक वाई वाला एंगल। दोनों एंगल जुड़े हुए हैं, दो एंगल्स हैं इसमें, लीनियर पेयर में दो एंगल्स हैं। और इसमें देखो बेस में एक सीधी लाइन जा रही है, सीधी लाइन बन रही है ना, सीधी स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो ये दोनों जोड़े वाले जो एंगल्स हैं, ये दोनों जोड़े वाले एंगल लीनियर पेयर एंगल कहलाते हैं। और आप याद रखिएगा, जैसे आप लोगों ने अभी स्ट्रेट एंगल का समझा था, स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। बिल्कुल वैसे ही लीनियर पेयर में, लीनियर पेयर जो एंगल्स होते हैं वो दोनों के दोनों जब जुड़ जाते हैं तो वो 180 डिग्री बनाते हैं। एक्स प्लस वाई, इसमें हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, लिख लीजिएगा। अब इसमें थर्ड टाइप आ जाता है पेयर ऑफ में, इसको नोट कर लीजिए। सी टाइप आ जाता है इसमें, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। क्या होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स? इसके नाम से पता चल रहा है अपोजिट एंगल, जो एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट में है। जिन चलो मैं पहले बनाता हूं। ये हमने दो इंटरसेक्टिंग लाइन बना दी, दो इंटरसेक्टिंग लाइंस मैंने बना दी यहां पर, है ना। दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों, जैसे अगर मैं मार्क कर दूं इसमें कि ये एक्स है और ये वाई है, तो एक्स और वाई आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं। दोनों वर्टिकली अपोजिट है, एक्स और वाई अपोजिट एंगल्स हैं, है ना। इसी तरह से यहां पर भी बन रहा है। अगर मैं कहूं ये डब्ल्यू है और ये जेड है, तो डब्ल्यू और जेड भी दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाएंगे। अब इसमें प्रॉपर्टी क्या है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब क्या है कि x बराबर होगा y के और w बराबर होगा z के, है ना। w बराबर z के होगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी हम ले सकते हैं, जैसे अगर सपोज करो कि ये वाला एंगल 40 डिग्रीज का है और मैं पूछूं कि z वाला एंगल कितना होगा, तो z एंगल भी 40 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से अगर x वाला 140 है तो y का एंगल कितना होगा, ये y एंगल कितना हो जाएगा, तो ये भी 140 होगा, क्योंकि दोनों अपोजिट एंगल इक्वल हैं, है ना। x बराबर y के है और w बराबर z के है। इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं पेयर ऑफ एंगल में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे दो एंगल्स कहलाते हैं, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है, उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोल देते हैं। ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री आता है तो उनको कॉम्प्लीमेंट्री कहा जाता है। जैसे सपोज कर लीजिए कि कोई दो एंगल है, एक एंगल तो हमने बना दिया ये वाला जो कि है 40 डिग्रीज का, और एक दूसरा एंगल हमने बनाया ये है 50 डिग्री का। अगर मैं इन दोनों ही एंगल्स को ज्वाइन कर दूं, दोनों एंगल्स को अगर मैं जोड़ दूं एक साथ, मतलब इनको एडजेसेंट कर दूं, अगर मैं दोनों एंगल्स को अगर मैं एडजेसेंट कर दूंगा तो ये 90 डिग्री बनाएंगे नहीं बनाएंगे? इनका शेप कैसा हो जाएगा जरा देखिए। दोनों को मैं एक साथ कर रहा हूं,
ये बनाया 40 डिग्री, और जस्ट इसी के ऊपर मैंने इस वाले एंगल को खड़ा कर दिया, है ना। इसको तो मैंने बनाया यहां पर, ठीक है, और इस वाले एंगल को मैंने बनाया यहां पर, ये वाला एंगल, ठीक है, 50 डिग्रीज। देख रहे हो, दोनों को जब मैंने इकट्ठा कर दिया, जब मैंने दोनों को जोड़ दिया, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे दो एंगल होते हैं जिनका सम 90 डिग्री आता है, उसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। इसी अब इसका एक और टाइप समझ लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री के बाद आ जाता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये सभी के सभी जो पेयर जो मैंने पढ़ाए हैं, सब एक तरह से पेयर्स ऑफ एंगल्स हैं। ये सब के सब पेयर ऑफ एंगल्स हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम है वो 180 आता है। ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री आता है, उनको सप्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है। दो एंगल्स हैं, याद रखिएगा, दो एंगल्स, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये पेयर्स हैं। ये जितने भी टाइप मैंने यहां पर जो बताया अभी, वो सारे के सारे क्या है, पेयर्स हैं। दो दो के जोड़े बन रहे हैं सब में, ठीक है। तो अगर हमने सप्लीमेंट्री लिखा तो दो एंगल हमने जोड़ दिए, एक एंगल इधर जोड़ दिया और एक एंगल इधर, दोनों दो एंगल्स को हमने जोड़ के बनाया, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स बनेगा। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल और लीनियर पेयर एंगल क्या होते हैं। लीनियर पेयर एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल जोड़े में ही आते हैं, दोनों पेयर में होते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हो कि सप्लीमेंट्री का जो मेजर होता है, जो सम होता है, वो भी 180 आता है, और सप्लीमेंट्री एंगल्स का भी सम 180 आता है, ठीक है। लीनियर पेयर और सप्लीमेंट्री दोनों में ही एंगल्स का जो सम आता है वो 180 डिग्रीज आता है, ठीक है। तो अगर इसको हमने नाम दिया ए और इसको नाम दिया बी, तो ए और बी दोनों का सम 180 होगा, है ना। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 आता है। लीनियर पेयर भी वो एंगल्स होते हैं जिन दोनों का सम 180 डिग्री आता है। इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग 6 टॉपिक पढ़ रहे हैं, एंगल्स फॉर्म बाय द ट्रांसवर्सल लाइन। याद रखिएगा कि लाइन वाला जो टॉपिक है, लाइन में याद रखिएगा कि लाइन हमेशा ऐसी होती है जिनमें कि दोनों एंड पॉइंट पर एरो बनते हैं, वो भूलिएगा मत, ठीक है। एंगल्स formed by transversal लाइन। अब देखिए, इसमें जो ट्रांसवर्सल लाइन है, इसका भी मतलब समझेंगे कि क्या होता है। सबसे पहले कि जब भी कोई दो पैरेलल लाइंस, ये हमने बनाई, पैरेलल लाइंस तो आपको याद होगा कि पैरेलल लाइंस क्या होता है, ऐसी दो लाइंस जिनके बीच का जो गैप है वो सेम है ना, उनको पैरेलल लाइंस बोलते हैं। तो पैरेलल लाइंस जो है, जब इन दोनों पैरेलल लाइंस को कोई तीसरी लाइन आकर के कट कर दे, कोई भी तीसरी लाइन अगर आके कट कर दे, तो वो ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। मैं बना के दिखा रहा हूं, जो तीसरी लाइन है ना, ये दो पैरेलल लाइंस हैं और इन दोनों पैरेलल लाइंस को एक लाइन आके कट कर रही है, ठीक है। तो इस लाइन को हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन को हम टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ट्रांसवर्सल लाइन को टी से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ठीक है।
अब जरा आप देखिए गौर से कि जो दोनों पैरेलल लाइंस हैं, इन दोनों पैरेलल लाइंस में कुछ ना कुछ पेयर ऑफ एंगल फॉर्म हो रहे हैं, है ना। अगर आप इस पूरे डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो कोई मतलब इसमें बहुत सारे एंगल्स आपको बनते हुए नजर आ रहे होंगे। एक्यूट एंगल, है ना, और ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, ये सब बनते हुए आपको दिख रहे होंगे। वर्टिकली अपोजिट भी दिख रहा होगा इसमें, है ना। देखो जरा, यहां पर ये वर्टिकली अपोजिट दिख रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि वर्टिकली अपोजिट क्या होते हैं, जो दोनों अलग अलग हो, है ना, एकदम जो जिनके मुंह जो एकदम अलग अलग होते हैं उनको क्या बोलते हैं, अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट बन रहा है यहाँ पर। और देखो यहाँ पर कि ये एक्यूट एंगल बन रहा है, इधर बन रहा है नहीं एक्यूट एंगल। यहां पर देखोगे तो ये ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, इधर की तरफ ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है ना। तो जब भी दो पैरेलल लाइंस को जब कोई तीसरी लाइन ट्रांसवर्सल लाइन आके काटती है तो इस पूरी फिगर में बहुत सारे एंगल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। उनमें भी बहुत सारे पेयर ऑफ एंगल बनेंगे, तो उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक एक करके। इसी डायग्राम को मैं थोड़ा साइड बना रहा हूं। ये हमने बना दिया ट्रांसवर्सल, ठीक है। यहां पर क्या लिखा, ए बी और सी डी, दोनों कैसी लाइंस है ये, ए बी और सी डी कैसी लाइंस है, पैरेलल लाइंस। इसको कैसे मार्क करते हैं, ए बी इज पैरेलल टू सी डी वेयर द टी इज ट्रांसवर्सल। अब इसमें बहुत सारे एंगल्स जो बन रहे हैं, उन एंगल्स को मैं यहां पे मार्क कर दे रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मैंने बहुत सारे एंगल्स को मार्क कर दिया, इसमें सभी को मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। अब एक एक करके हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से एंगल फॉर्म होते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जब कोई दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो उसमें बहुत सारे पेयर्स ऑफ एंगल्स बन के आते हैं। उन पेयर्स ऑफ एंगल्स को हम यहाँ पर समझेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग पहला टाइप हम लोग समझ रहे हैं इसका। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, अगर आप फिगर को जरा ध्यान से देखेंगे तो जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसमें एक तो राइट साइड बन रही है, ट्रांसवर्सल के राइट साइड आप देख रहे होंगे, ये राइट साइड है पूरा, ये पूरा क्या है राइट, और ये पूरा है लेफ्ट साइड, है ना। तो राइट में आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे एंगल्स बन रहे हैं, 1 4 5 और 8। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे यहां पर तो जो एंगल 1 है वो एंगल 1 एक्यूट लग रहा होगा, एंगल 1 एक्यूट लग रहा है। और एंगल 5 को भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो भी एक्यूट लगेगा देखने में। तो मतलब क्या है कि जो एंगल 1 और 5 है ये दोनों पेयर एक्यूट एंगल है ना, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। मैं दोबारा बता रहा हूं, जब ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड में आप देखेंगे, राइट साइड में तो लाइन, जैसे ये लाइन जा रही है और ये लाइन, ये दोनों लाइन जा रही है, तो इनके ऊपर के जो एंगल्स हैं, ऊपर वाले एंगल्स, है ना, उनका मेजर एकदम सेम है। तो 1 और 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ये। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है एक तरह से मान के चल लीजिए कि एक जैसे एंगल्स, है ना, जो कॉरस्पॉन्ड्स कर रहे हैं। एक एंगल अगर 30 है तो दूसरा भी 30 है ना। एक अगर एक्यूट है तो दूसरा भी एक्यूट है। तो यहां पर एंगल 1 और 5 दोनों कॉरस्पॉन्डिंग है, साथ साथ 4 और 8 लाइन के नीचे बन रहे हैं। ये कैसे है, अगर आप देखेंगे तो ये 4 और 8 एंगल लाइन के, इस ट्रांसवर्सल लाइन के राइट में आ रहे हैं, राइट साइड में आ रहे हैं, और लाइन के इन दोनों लाइंस के नीचे भी हैं,
ये नीचे वाले एंगल्स हैं, 4 और 8 कैसे हैं, नीचे वाले, लाइन के नीचे आ रहे हैं। और 1 और 5 एंगल, एंगल 1 और 5 दोनों के दोनों राइट साइड में हैं और ऊपर की तरफ के हैं, ऊपर वाले एंगल्स हैं, है ना। मतलब क्या हुआ कि जो 1 और 5 एंगल है वो भी कॉरस्पॉन्डिंग है, वो भी कॉरस्पॉन्डिंग पेयर बना रहे हैं। और जो 4 और 8 है वो भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, 4 और 8 का पेयर भी कॉरस्पॉन्डिंग है, वो भी आपस में इक्वल है ना। अगर 4 वाला ऑब्ट्यूज एंगल दिख रहा है आपको, 4 वाला ऑब्ट्यूज है तो 8 वाला भी ऑब्ट्यूज है ना। आप क्या लिखोगे कि एंगल 1 और एंगल 4 आपस में इक्वल है और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, सॉरी 1 और 5, 1 और 5 कॉरस्पॉन्डिंग है और आपस में इक्वल है। साथ साथ एंगल 4 और एंगल 8, एंगल 4 और 8 भी आपस में इक्वल है क्योंकि ये भी कॉरस्पॉन्डिंग है ना। याद करने का सिर्फ सिंपल सा तरीका क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को, कि आप लाइन के राइट साइड में देखो, राइट में देखो, और राइट में देखने के बाद ऊपर ऊपर के एंगल्स और नीचे नीचे वाले एंगल्स आपस में इक्वल नजर आएंगे, है ना। ऊपर ऊपर वाले एंगल्स भी आपस में इक्वल हैं और नीचे नीचे वाले एंगल्स भी आपस में इक्वल हैं, है ना। अब जरा आप लेफ्ट में देखो, तो लेफ्ट में देखोगे तो 2 वाला एंगल और 6 वाला एंगल, 2 और 6 दोनों आपको ऑब्ट्यूज एंगल नजर आएंगे। तो 2 और 6 आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है और ये आपस में इक्वल भी है, 2 और 6, है ना। राइट, ये लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूं मैं, ये लेफ्ट साइड में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का है, यहाँ पे लेफ्ट में 2 और 6 आपस में इक्वल है। वहीं 3 और 7 भी इक्वल होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। यहां पे लिख लीजिए एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। ये सारे के सारे एंगल्स, ये जो पेयर ऑफ एंगल जो मैंने बनाए 1 और 5 और 4 और 8, 2, 6 और एंगल 3 और 7, ये दोनों के दोनों कैसे हैं, ये दोनों पेयर जो मैंने बनाए ये सब के सब कॉरस्पॉन्डिंग है और ये सब आपस में इक्वल भी होते हैं, ठीक है। इसका सीधा सा मतलब क्या है, अगर मैं ये कहूं कि अगर मान लो कि एंगल 2 की वैल्यू 110 है, तो बताओ कि एंगल 6 की वैल्यू क्या होगी। तो एंगल 6 भी 110 हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया अभी कि एंगल 2 और 6 आपस में इक्वल है, यहां पे बताया ना। तो अगर ये 110 है तो ये वाला भी 110 हो जाएगा, है ना। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। अगर मैं कह दूं कि एंगल 8 हमारा, मान लीजिए कि एंगल 8 हमारा 120 डिग्री है, तो एंगल 4 कितना होगा, तो एंगल 4 भी 120 हो जाएगा, क्योंकि 4 और 8 कॉरस्पॉन्डिंग है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं। मैंने लिख भी रखा है ना कि 4 और 8 आपस में इक्वल है। तो अगर 4 वाला 120 है तो 8 वाला भी 120 होगा, अगर 8 वाला 120 है तो 4 वाला भी 120 हो जाएगा। तो ये जो एंगल्स हैं ये कॉरस्पॉन्डिंग है। नेक्स्ट टाइप हम लोग समझ लेते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से हैं, मैंने आप लोगों को जब ये वाला टॉपिक पढ़ा रहा था मैं यहाँ पर एंगल्स वाला 5th पॉइंट, तो उसमें मैंने बताया था, है ना, पेयर ऑफ एंगल्स में। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल यहाँ पे कहाँ बन रहे हैं, देखो 1 और 3, है ना, ये दोनों ट्रांसवर्सल लाइन है, तो 1 और 3 आपस में इक्वल होंगे और 2 और 4 आपस में इक्वल होंगे। तो ये वर्टिकली अपोजिट है, 2 और 4 और 1 और 3, 2 बराबर होगा 4 के और एंगल 1 बराबर होगा एंगल 3 के, है ना, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है। अब जब आप नीचे की तरफ देखो तो नीचे भी एंगल 6 और 8 आपस में इक्वल होगा, एंगल 6 8 के बराबर होगा,
साथ साथ 5 और 7 भी बराबर हो जाएगा। ये पेयर ऑफ एंगल्स कैसे हैं, सारे के सारे वर्टिकली अपोजिट है ना, तो ये भी आपस में इक्वल होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एंगल 6 की वैल्यू अगर 120 है तो 8 की वैल्यू क्या होगी, तो 8 भी 120 हो जाएगा। अगर 5 वाला 60 डिग्री है तो 7 वाला कितने डिग्री का होगा, तो ये भी 60 हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है ना। हमने समझा ना, 5 और 7 आपस में इक्वल है। इसके बाद थर्ड आ जाता है थर्ड टॉपिक आता है इसमें हमारा ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल को समझने से पहले एक बात समझ लेते हैं कि जब ये दो पैरेलल लाइंस बनती हैं इनमें, तो इनमें एक पार्ट है जो इंटीरियर है और दूसरा पार्ट है जो एक्सटीरियर पार्ट है। कौन सा है जरा देखिए, ये इंटीरियर एंगल्स हैं, ये दो पैरेलल साइड्स हैं, तो ये जो पूरा पार्ट है जिसको मैं दिखा रहा हूं ये पूरा इंटीरियर है, क्योंकि ये पूरा दो लाइंस ने कवर कर रखा है, तो ये सारा इंटीरियर वाला पार्ट है ना। और इसके अंदर आने वाले एंगल्स कौन से हैं, ये 3, 4, 5, 6, ये सब इंटीरियर एंगल्स हैं, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर की तरफ आ रहे हैं। 3, 4, 5, 6 ये इंटीरियर एंगल्स हैं। वहीं इन दोनों पैरेलल लाइंस के बाहर का जो एरिया है वो ये है पूरा, क्योंकि ये बाहर है, तो ये बाहर के एंगल्स हो गए है ना। 1, 2 और 7, 8 ये दोनों एक्सटीरियर एंगल्स हैं। ये एक्सटीरियर पार्ट है पूरा, और इसी को ही हम कहते हैं 1 और 2 और 7 और 8 ये दोनों कैसे हैं, एक्सटीरियर एंगल्स हैं। 1, 2, 7, 8 कैसे हैं, एक्सटीरियर एंगल्स हैं। तो ऑल्टरनेट एंगल्स के दो टाइप आ जाते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पहला टाइप हम लोग ये समझ लेते हैं इसका, C1 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में आपको याद रखना है कि इनका दूसरा नाम है जेड शेप्ड एंगल। कैसा, जेड शेप्ड एंगल्स। ये जेड शेप्ड एंगल है, मतलब जब ये एंगल्स बनते हैं इंटीरियर में तो ये जेड बनाते हैं। कैसे, जरा देखिए कि अगर ये दो लाइन मैंने बनाई तो यहां पर एक जेड बन रहा है ना, और अंदर की तरफ एंगल बन रहा है। ये दोनों एंगल कैसे हैं, अगर मार्क करो 3 और 5 को, 3 और 5 ये कैसे हैं, जो जेड बना रहे हैं है ना। तो ऐसे दो एंगल जो कि अंदर की तरफ है और उनका जो चेहरा है वो मतलब एक तरह से ऑल्टरनेट है। एक का मुंह अगर इस तरफ है, एक एंगल का मुंह अगर लेफ्ट में है तो दूसरे का राइट में है, बिल्कुल इस तरह से है। देख रहे होगे आप, 3 का जो मुंह है जो खुल रहा है वो मुंह इधर को खुल रहा है, और 5 का मुंह आगे की तरफ खुल रहा है ना। दोनों के मुंह अलग खुल रहे हैं ऐसे करके, है ना। तो ये ऑल्टरनेट बन रहा है। ऑल्टरनेट का दूसरा नाम और जेड शेप्ड एंगल्स भी होता है। तो एक तो 3 और 5 हो गए, और ये एंगल भी आप देखोगे बहुत ध्यान से तो ये एक्यूट एंगल बन रहे हैं। दोनों का मेजर देखने में एकदम सेम लग रहा होगा, है ना, कि 3 और 5 आपस में इक्वल है। 3 और 5 ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। साथ साथ अगर आप अब जरा इधर गौर करो, दोबारा बनाता हूं कि जब हमने ये दो पैरेलल लाइंस बनाई और ये ट्रांसवर्सल बनाई तो एक जेड हमारा उल्टा भी बनता है। देख रहे होंगे आप कि तरह से उल्टा जेड बन रहा है, ठीक है। और यहां पर जो एंगल आ रहे हैं वो कौन से हैं, 4 और 6, है ना। आप देखिए यहां पर ये इस तरह से मैं चला के दिखा रहा हूं, ये दिख रहा होगा, ये 4 और ये 6 ये दोनों कैसे हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। साथ साथ देखो एक जेड ये भी बन रहा है, जेड बन रहा है ना ये। तो 3 और 5 भी ऑल्टरनेट है, 3 और 5 भी आपस में इक्वल होंगे और 6 और 4 भी आपस में इक्वल होंगे, है ना। जेड शेप्ड एंगल्स जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं।
तो लिख लीजिए यहां पर कि एंगल 4 बराबर एंगल 6 के है। जेड शेप्ड एंगल आपस में इक्वल होते हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं। अभी तक तो हम बात कर रहे थे इसमें इंटीरियर एंगल्स की। ध्यान से देख लीजिएगा कि इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहा था मैं यहां पर कि 3 और 5 अंदर की तरफ के एंगल्स हैं, वहीं 4 और 6 भी अंदर की तरफ आ रहे हैं, है ना, और आपस में इक्वल हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स आपस में इक्वल ही होते हैं, चाहे वो इंटीरियर के हों या वो एक्सटीरियर के हों। तो एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल पढ़ लेते हैं। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? इनके नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक्सटीरियर में है ना। ये कैसे हैं? एक्सटीरियर में। एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं? बिल्कुल वैसी जैसे अभी हम लोगों ने समझा था कि एक का मुंह इस तरफ और दूसरे का मुंह इस तरफ, है ना। एक एंगल का मुंह इस तरफ होगा लेफ्ट में या राइट में, और दूसरे का लेफ्ट में होगा, है ना। तो इस तरह से ही होता है एक्सटीरियर एंगल्स भी। जैसे यहाँ पर 2 वाला एंगल बाहर है, बाहर की तरफ एक्सटीरियर, इसका मुंह इस तरफ जा रहा है, और वही 8 वाला जो इसका मुंह इस तरफ जा रहा है ना। और दोनों आपस में इक्वल है। अगर ये ऑब्ट्यूज है तो ये भी ऑब्ट्यूज है, अगर 2 ऑब्ट्यूज लग रहा है तो ये भी ऑब्ट्यूज है, और दोनों एक्सटीरियर में है ना। तो एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 8 के। साथ साथ एंगल 7, अगर आप देखो इधर एंगल 7 एक्यूट लग रहा होगा देखने में। एंगल 7 एक्यूट लग रहा है ना, जिस पर मैंने हैशटैग बनाया है एंगल 7। और एंगल 1 ये भी एक्सटीरियर में है ना, ये भी एक्सटीरियर में है, ये भी एक्यूट लग रहा है, ये भी एक्यूट लग रहा है। ये दोनों कैसे हैं? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल 1 और 7, है ना। और 2 और 8 ये दोनों भी एक्सटीरियर एंगल्स हैं। 2 और 8 भी आपस में इक्वल है, और 1 और 7 भी आपस में इक्वल है। ये हो गए ऑल्टरनेट एंगल्स के बारे में। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ लेते हैं नेक्स्ट टाइप है हमारा को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स का दूसरा नाम सी शेप्ड एंगल भी होता है। को इंटीरियर एंगल्स का दूसरा नाम सी शेप्ड एंगल्स भी होता है, ठीक है। सी कहां बन रहा है? अगर हम इंटीरियर की तरफ देखेंगे तो आप देखोगे कि एक सी तो ये बन रहा है ना, ये दिख रहा होगा, और दूसरा सी ये बन रहा है सीधा वाला 4 और 5 जिसमें आ रहे हैं। आ रहे नहीं आ रहे? ये दिख रहा होगा, एक सी तो ये बन रहा है और दूसरा सी ये बन रहा है। तो ये जो सी शेप्ड एंगल्स जो बनाते हैं ये को इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं, और इनका सम मतलब इनमें जो दोनों इंटीरियर एंगल्स आते हैं उनका सम 180 डिग्रीज होता है। मतलब कहने का क्या है कि 3 और 6 एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, और साथ साथ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना। लिख लेते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180, एंड 4 एंगल और प्लस 5 एंगल इज ऑल्सो 180 डिग्रीज। ये एंगल्स हमारे को इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। सी शेप्ड होते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट टाइप आ जाता है हमारा, इसी में ही एक पेयर ऑफ और छुप रहा है इसमें, जो कि है लीनियर पेयर एंगल्स। लीनियर पेयर एंगल्स आपको इसमें दिख रहा होगा। अभी मैंने यहाँ पे जब 5th टॉपिक जब पढ़ा रहा था मैं, है ना, पेयर ऑफ एंगल जब मैंने पढ़ाया था, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि पेयर ऑफ एंगल्स में
एक वर्टिकली अपोजिट होता है और दूसरा लीनियर पेयर होता है ना। तो लीनियर पेयर एंगल इसमें बन रहा है। आप देखिएगा जरा यहाँ पर कि स्ट्रेट लाइन बन रही है यहाँ पर, और ये दो एंगल आ रहे हैं 1 और 2, है ना। 1 और 2 कैसे हैं, जो स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं। तो ये 1 और 2 एंगल क्या होते हैं, ये लीनियर पेयर एंगल बनते हैं, है ना। 1 और 2 का सम क्या होगा, लीनियर पेयर 180 डिग्री। 1 और 2 एंगल का सम 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर एंगल्स। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। एंगल 1 और 2 कैसे हैं, स्ट्रेट लाइन पर आ रहे हैं, तो ये इनका सम 180 होगा। साथ साथ आप देखिए एंगल 2 और 3 ये भी स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, है ना। एंगल 2 और 3 ये दोनों देखो स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं ना। 2 और 3 का सम भी 180 हो जाएगा। और 1 और 4 एंगल 1 और 4 भी 180 डिग्री बनाएंगे, है ना। एंगल 1 प्लस 4 इज ऑल्सो 180 डिग्रीज। साथ साथ एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। एंगल 6 और 7 इनका सम भी 180 हो जाएगा। 5 और 6, भाई 5 और 6 भी तो आ रहे हैं। 5 और 6 भी तो एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, तो 5 और 6 का सम भी 180 हो जाएगा। 7 और 8, एंगल 7 प्लस एंगल 8 ये भी 180 डिग्री बनाएगा। 6 और 7 ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो एंगल 6 प्लस एंगल 7, एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज ऑल्सो 180, एज वेल एज एंगल 5 प्लस एंगल 8, एंगल 5 और 8 का सम भी 180 होगा, है ना। एंगल 5 प्लस एंगल 8 इज ऑल्सो 180 डिग्री। ये आप खुद से लिख लीजिएगा, बिल्कुल सारे इसी तरह से आपको लिखने हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने इस पूरे टॉपिक को खत्म किया है। क्लास काफी लंबी हो गई है, और ये लाइंस और एंगल्स के आज हम लोगों ने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन समझा है। इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, जो आपकी बुक्स में है या जो भी हमारे पास जो बुक्स होती हैं, उनमें जो क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।